शब्द है भाषाओं में, शब्द है भावनाओं में, निशब्द में शब्द छुपा है, निर्बल में बल, अटकलों में कल छुपा है, निष्फलता में फल। ना उम्मीदी से ना हो हताश, बढ़ता चल बढ़ता चल। प्यारे बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में मैं पूजा, सहायक अध्यापिका, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गागलहेड़ी सहारनपुर, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, अभी आपने मेरे मुख से हिंदी की कुछ पंक्तियाँ सुनी जिसमें अनेक शब्द आए, जैसे शब्द, निशब्द, बल, निर्बल, फल, निष्फल। हमने अपनी पिछली कक्षा में भाग 1 में शब्द निर्माण की युक्तियाँ हम कर रहे थे, जिसमें हमने भाग 1 में उपसर्ग और प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द निर्माण की प्रक्रिया सीखी थी। आज हम शब्द निर्माण के अन्य तत्वों जैसे समास, पर्यायवाची शब्द, तत्सम शब्द आदि का अध्ययन भाग 2 में करेंगे। अध्ययन को गति देते हुए, आपको विषय से जोड़ते हुए आज की कक्षा में देखते हैं। हमारा अध्ययन का विषय है हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व। उपसर्ग और प्रत्यय हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। इस भाग में हम करेंगे समास, तत्सम शब्द और पर्यायवाची शब्द। इस कक्षा में जो महत्वपूर्ण बिंदु हम जानेंगे वो हैं समास व समास का विग्रह, समास के भेद, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द और उनका प्रयोग। सबसे पहले देखिए समास की परिभाषा। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण, यानी छोटा करना। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक नवीन संक्षिप्त सार्थक शब्द को समास अथवा समस्त पद कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहाँ कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट किया जाए वही समास है। उदाहरण, कमल के समान चरण। अगर हम इन शब्दों का समासीकरण करें तो इन शब्दों के अर्थ को प्रकट करने वाला नवीन संक्षिप्त सार्थक शब्द बनता है चरण कमल। द्वितीय उदाहरण देखें, घोड़े पर सवार। द्वितीय उदाहरण देखिए, घोड़े पर सवार। अब इसका जब हम संक्षिप्त रूप बनाते हैं, समासीकरण करते हैं, तो नया शब्द बनता है घुड़सवार। इस तरह बच्चों, आपने देखा कि समास शब्दों का संक्षिप्तीकरण करने की एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा शब्दों को संक्षिप्त करके नवीन शब्दों का निर्माण होता है। आगे हम देखेंगे समास की विशेषताएं। समास में कम से कम 2 शब्दों या पदों का योग होता है। समास के प्रथम पद को पूर्व पद तथा द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों बातों को हम इस उदाहरण से समझेंगे कि समास में कम से कम 2 शब्दों या 2 पदों का योग होता है। इस एक उदाहरण देखें, नील कमल। इसमें 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है, नील कमल। जो इसमें पूर्व पद है, पूर्व पद यानी प्रथम पद, प्रथम शब्द को हम पूर्व पद कहते हैं। इसमें जो द्वितीय शब्द युक्त प्रयोग हुआ है कमल, उस द्वितीय शब्द को हम उत्तर पद कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि समास में कम से कम 2 शब्दों का प्रयोग होता है और उसके प्रथम पद को हम पूर्व पद और द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं।
मिलने वाले पदों की विभक्ति प्रत्यय का लोप हो जाता है। जब भी हम शब्दों का समासीकरण करते हैं तो उनमें आने वाली विभक्ति प्रत्ययों का लोप हो जाता है। बच्चों, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर तीसरा सार्थक शब्द बनाते हैं। आपने देखा समास में दो या दो से अधिक शब्द मिलकर तीसरा सार्थक शब्द बनाते हैं। उदाहरण से देखिए, ज्ञान का सागर। इसमें का कारक का लोप होने के बाद जो शब्द बनता है ज्ञान सागर। ज्ञान सागर अर्थात ज्ञान का कोष, ज्ञान का समुद्र। इस तरह हमने देखा कि समास शब्दों को संक्षिप्त करने की एक प्रक्रिया है और शब्दों को संक्षिप्त करके नवीन शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है। बच्चों, आगे देखिए, समास विग्रह। समास विग्रह का अर्थ होता है समास को तोड़ना। किसी सामासिक शब्द को विश्लेषित करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अर्थात किसी सामासिक शब्द के विभिन्न पदों को खंड खंड करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण से समझिए, ये सभी यहाँ सामासिक शब्द लिखे हुए हैं। महाराज, अगर हम महाराज का समास विग्रह करेंगे तो जो शब्द हमारे सामने आते हैं, महान है जो राजा। समास विग्रह करने के बाद हमारे पास इनका अर्थ प्रकट करने के लिए संक्षिप्त रूप में हम इनका समास करते हैं। तो संक्षिप्त रूप में समास के रूप में हमारे सामने नवीन शब्द आता है महाराज। द्वितीय उदाहरण देखिए, सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह। इनको अगर हम सप्ताह को अगर हम विग्रह करके लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं 7 दिनों का समूह। इस प्रकार समास विग्रह का अर्थ होता है किसी समासिक पद को विस्तृत करके लिखना। आइए आगे देखते हैं समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। समास के भेद: अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हम द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि इन 4 समासों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अभी आपने देखा कि समास में 2 पदों के योग से नवीन शब्द बनता है। तो द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान होते हैं। दोनों पदों को जोड़ने वाले योजक का लोप हो जाता है। योजक अर्थात और तथा, यानी जो दोनों शब्दों को जोड़ने वाला शब्द होता है उसे हम योजक कहते हैं, जैसे और, तथा। और जब हम इनका समास करते हैं तो योजक शब्दों का लोप हो जाता है और हम इनकी जगह योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और जब हम समास विग्रह करते हैं तो योजक शब्द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण से देखिए, ये समास है समस्त पद या समास। अन्न जल, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो अन्न और जल, इसमें दोनों ही पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास है। दीन ईमान, दीन और ईमान। माता पिता, समास विग्रह करने पर माता और पिता। अगला समास देखिए, द्विगु समास। जिस समास के में पूर्व पद संख्यावाची होता है। पूर्व पद अभी आपने सीखा था कि समास के दोनों पद में जो प्रथम पद होता है वो पूर्व पद होता है और जो द्वितीय पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। तो द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, यानी उससे हमें किसी संख्या का बोध होता है।
उत्तर पद संज्ञा होता है। उदाहरण देखिए, नवरत्न। अब इसके पूर्व पद का में क्या है? नव। नव यानी 9, यानी हमें किसी संख्या का पता चल रहा है। रत्न क्या है? संज्ञा। अब हम इसका अगर समास विग्रह करें तो 9 रत्नों का समूह, यानी द्विगु समास में समास विग्रह करने पर हमें समूह का बोध होता है। आगे देखिए, पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। इन सभी उदाहरणों में प्रथम पद या पूर्व पद संख्यावाची है, जैसे नव, पंच, त्रि। इन सभी पदों से हमें किसी संख्या का बोध हो रहा है। तो ये द्विगु समास की विशेषता है कि इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। बच्चों, कर्मधारय समास के विषय में जानते हैं। कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। अर्थात पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध होता है। उस उदाहरण से देखिए, नील कमल। समास विग्रह करेंगे, नीला है जो कमल, यानी कमल की विशेषता बता रहा है पूर्व पद। तो ये पूर्व पद विशेषण हो गया और कमल जो उत्तर पद है वो विशेष्य हो गया। अब दूसरा उदाहरण देखें, चंद्रमुख। चंद्र के समान मुख। अब इसमें उपमान उपमेय का संबंध हम देखेंगे। मुख की उपमा चंद्रमा से दी गई है। जिसकी तुलना की गई है वो है मुख। जिसकी तुलना की जाए उसे हम उपमेय कहते हैं, और जिसके साथ तुलना की जाए उसे हम उपमान कहते हैं। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, और दोनों पद मिलकर किसी अन्य शब्द के विशेषण होते हैं। अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण से आप समझिए, जैसे नीलकंठ। इसका अगर हम समास विग्रह करते हैं तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। ये दोनों पद मिलकर तीसरे पद शिव भगवान की ओर संकेत कर रहे हैं। दशानन। 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण। गिरधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। बच्चों, अभी आपने उदाहरणों से देखा कि बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं, दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। अब है प्रश्न अभ्यास। बच्चों, आपने अपने जो पाठ्यक्रम में समास का अध्ययन किया है, जो 4 समासों का हमने अध्ययन किया है, उन समासों के समस्त पदों का विग्रह कर समास का नाम लिखकर सूची बनाइए। आप अपनी पुस्तक में से संबंधित समासों के उदाहरण लेकर उससे उनका समास विग्रह करके और उनके समास का नाम लिखकर अपनी उत्तर पुस्तिका में सूची बनाएंगे। अब हम शब्द रचना के अगले सोपान पर बात करते हैं, तत्सम शब्द। जैसा कि आपको मैंने भाग 1 में भी बताया था कि जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे, और ये अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे अग्नि, अक्षी, कातर, कर्म, काष्ठ, अमूल्य, वाटिका, दुग्ध, पत्र इत्यादि। इसके बाद है तद्भव शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से कुछ रूप परिवर्तन करने के बाद हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। समझने के लिए मैंने
उपर्युक्त तत्सम शब्दों का ही तद्भव रूप यहाँ लिखा है। जैसे अग्नि का रूप परिवर्तन होके हिंदी में आग तद्भव रूप में आ गया है। अक्षी का तद्भव रूप आँख हो गया है। कातर का तद्भव रूप कायर हो गया है। कर्म का तद्भव रूप काम हो गया है। काष्ठ का तद्भव रूप काठ हो गया है। और अमूल्य का तद्भव रूप अमोल हो गया है। वाटिका का तद्भव रूप बाग और दुग्ध का तद्भव रूप दूध, पत्र का तद्भव रूप पत्ता। बच्चों, इस प्रकार आपने तत्सम शब्दों से कुछ रूप परिवर्तन के बाद तद्भव शब्द बनाने सीखे। बच्चों, अभी आपने तत्सम और तद्भव शब्दों के विषय में सीखा। अभी आपके सामने ये एक सूची है, ये तद्भव शब्द हैं। इन तद्भव शब्दों से आपको तत्सम शब्द बनाने हैं, यानी जो हिंदी के तद्भव शब्द हैं उनका संस्कृत रूप तत्सम शब्द आपने लिखना है। जैसे अनाज का तत्सम रूप है अन्न, आंसू का अश्रु, गांव का तत्सम रूप है ग्राम, चिड़िया का तत्सम रूप है चटिका, कबूतर का तत्सम रूप है कपोत, कान का तत्सम शब्द है कर्ण, भाई का तत्सम शब्द भ्राता, बात का तत्सम शब्द वार्ता, बरखा का तत्सम शब्द वर्षा, सावन का तत्सम शब्द श्रावण, हाथ का तत्सम शब्द हस्त, पत्थर का तत्सम शब्द प्रस्तर, पूत का तत्सम शब्द पुत्र, सांस का तत्सम शब्द श्वास, सूरज का तत्सम शब्द सूर्य, सांप का तत्सम शब्द सर्प, भीख का तत्सम शब्द भिक्षा, मिट्टी का तत्सम शब्द मृत्तिका, नेह का तत्सम शब्द स्नेह, कुम्हार का तत्सम शब्द कुंभकार आदि। शब्द रचना के तत्वों में अगला सोपान है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, पर्याय का अर्थ होता है समान अर्थ। जिन शब्दों के अर्थ समान हो उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों को प्रतिशब्द या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं अग्नि, अश्व, उद्यान। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्र को ये सारे शब्द प्रदर्शित करते हैं। यानी जैसे अग्नि शब्द है, इसी के ही समान अर्थ वाले शब्द और क्या क्या हो सकते हैं? आग, पावक, दाहक, ज्वाला। यानी जो हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, हम इसे और क्या क्या नाम से जान सकते हैं, वो पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे ये पिक्चर में हमें आग दिखाई दे रही है, इसे हम अन्य नामों से पावक, दाहक, ज्वाला आदि भी कह सकते हैं। द्वितीय चित्र में आपको अश्व दिखाई दे रहा है। अश्व के लिए अन्य पर्यायवाची शब्द हैं घोड़ा, बाजी, तुरंग, घोटक, हयर। तीसरे चित्र में आपको एक बाग दिखाई दे रहा है, जिसे हम उद्यान भी कहते हैं। उद्यान के पर्यायवाची शब्द हैं उपवन, बाग, वाटिका, बगीचा। इसी तरह हम कुछ और शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे। इस चित्र में देखिए, आपको सूर्य दिखाई दे रहा है। सूर्य के और क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? सूरज, भानु, भास्कर, रवि। इस चित्र में आपको कमल दिखाई दे रहा है। कमल के अन्य पर्यायवाची हैं जलज, पंकज, नीरज, सरोज, राजीव। यानी ये सभी शब्द कमल के ही द्योतक हैं। इस चित्र में आपको फूल दिखाई दे रहे हैं। फूल के पर्यायवाची शब्द होते हैं पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। यहाँ इस चित्र में आपको एक नदी दिखाई दे रही है। नदी के पर्यायवाची शब्द होते हैं सरिता, तटिनी, वाहिनी, तरंगणी। इस प्रकार बच्चों, आपने देखा कि एक शब्द के लिए
एक अर्थ के लिए अनेक शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। जब विभिन्न शब्दों का अर्थ एक ही निकले तो उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों के विषय में कुछ बातें ध्यान रखने योग्य हैं। जैसे पर्यायवाची शब्दों में अर्थ की समानता होते हुए भी इनके प्रयोग एक तरह के नहीं हैं। यानी पर्यायवाची के शब्दों में अर्थ एक समान होते हुए भी हम इनका प्रयोग एक तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही शब्द का प्रयोग सब स्थितियों में उचित नहीं। शब्द का प्रयोग अवसर के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। ये हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे यहाँ एक शब्द है अग्नि परीक्षा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है पावक या दाहक। तो हम इसे पावक परीक्षा नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ कौन सी स्थिति की बात हो रही है, कौन से अवसर की बात हो रही है। अग्नि परीक्षा यानी सीता जी की अग्नि परीक्षा की यहाँ बात हो रही है, तो हम यहाँ पर पावक परीक्षा नहीं लिख सकते, जो उचित नहीं है। इसी तरह अगले उदाहरण देखिए, अरुण मार्तंड। ये दोनों शब्द सूर्य के ही पर्यायवाची हैं, लेकिन अगर हम प्रातःकालीन सूर्य का वर्णन कर रहे हैं तो अरुण शब्द का प्रयोग अधिक उचित होता है, जबकि मार्तंड शब्द का प्रयोग हम तपती दोपहरी के सूर्य के लिए करते हैं। इस प्रकार हमें पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय स्थितियों और अवसर का ध्यान रखना पड़ता है। प्यारे बच्चों, अभी आपने पर्यायवाची शब्दों को सीखा और जाना। यहाँ पर कुछ अभ्यास कर लेते हैं। प्रश्न अभ्यास, निम्नलिखित शब्दों के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, आपको इनके 4 पर्यायवाची शब्द अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। जैसे यहाँ पर प्रथम शब्द है रात। रात के 4 पर्यायवाची शब्द जो इसी शब्द के अर्थ के द्योतक हों। जैसे रात शब्द के पर्यायवाची हैं रजनी, रात्रि, निशा, यामिनी। इसी तरह आपने बाकी सभी शब्दों के 4 पर्यायवाची शब्द अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। ये शब्द हैं संसार, पर्वत, तालाब, चंद्रमा, तीर, अमृत, कामदेव, शत्रु, सोना, जल, गणेश, घर, वायु, वन, बादल, पृथ्वी, भ्रमर, पुत्र, भाई, इंद्र, ईश्वर, असुर, अंधकार, आकाश, आनंद। सभी बच्चे इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। अभी हमने इस कक्षा में शब्द रचना के तत्व, समास, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और पर्यायवाची शब्दों को सीखा और जाना है। आइए अब देखते हैं कि आपकी परीक्षा में जो प्रश्न का स्वरूप होता है वो कैसा होता है। प्रश्न स्वरूप, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समस्त पदों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। आपको यहाँ समास दिए गए होते हैं, आपको उनका विग्रह करके समास का नाम भी बताना होता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। यहाँ पर तद्भव रूप लिखे हुए हैं, कबूतर, कुआं, अंगूठा, बात, गांव। आपको इनमें से किन्हीं 2 के तत्सम शब्द लिखने होते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, चांद, कपड़ा, किताब, जगत, आम। आपको इनमें से किन्हीं 2 के
दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने होते हैं। आज की कक्षा में हमने सीखा समास, समास विग्रह, समास के भेद, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द। इस प्रकार बच्चों हमने आज की कक्षा में शब्द निर्माण के तत्वों की जानकारी हासिल की और शब्द रचना की प्रक्रिया को सीखा, जिसकी सहायता से हम अनेकानेक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।